क्या आप जानते हो जब आप एक स्टॉक खरीदते हो तब क्या होता है? बहुत सारे लोग अज्यूम करते हैं कि उनकी ब्रोकरेज के अंडर एक सर्टिफिकेट आ जाएगा उनके नाम का। तो इस तरह से अगर ब्रोकरेज ख़त्म भी हो जाए तो शेयर उन्हीं को बिलोंग करेंगे। मगर ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदते हो ब्रोकरेज से, जो अपना आपको आईओयू कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है ब्रोकरेज के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्टेन राइट्स देता है स्टॉक के, बट ओनरशिप नहीं देता। अब इससे पहले कि आप गुस्सा करो ब्रोकरेजेस पे, आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी वाले भी स्टॉक को ओन नहीं करते। जब वो बाय या सेल करते हैं स्टॉक को अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, तो उन्हें अपना ऑर्डर डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी जो कि डीटीसी होता है, जिसका नाम है सीडेनको, में देनी पड़ती है। डीटीसी इशू कर देगा ब्रोकरेज को आईओयू स्टेटमेंट में, और जो होता है वो आपको पास कर दिया जाता है। तो एक्चुअली जो डीटीसी है वो ना ही आपका स्टॉक ओन करता है, मगर वर्चुअली सारे पब्लिक ट्रेडेड शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को यूएस में और 131 बाकी कंट्रीज़ में ओन करता है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से उनकी जॉब है कि वो सिक्योरिटीज़ को इंडस्ट्री में लेके आए कस्टडी रिटेन करने की 54.2 ट्रिलियन डॉलर्स की। और जैसे कि जुलाई 2017 की रिपोर्ट है, उसके बाद से जो यूएस का स्टॉक मार्केट है 18 ट्रिलियन डॉलर्स का बढ़ चुका है, और उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ बॉन्ड बांट दिए हैं। तो किस तरह से डीटीसी की टोटल एसेट्स जो है 70 ट्रिलियन डॉलर है आज, और किस तरह से सीडेनको जो है दुनिया को ओन करता है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो डीटीसी की कहानी हमें 1960s में लेके जाती है। अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से रिकवर कर चुका था, और इकोनॉमी जो है साथ ही साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बूम कर रही थी उसकी। अमेरिकन काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रहे थे, काफ़ी सारा कमा भी रहे थे पहले से, और बहुत सारे लोगों के पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं था किसी तरह से सेव करने का या इन्वेस्ट करने का, क्योंकि या तो वो या उनके पेरेंट्स ने सब कुछ खो दिया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पैसों को उसी समय खर्च कर देना चाहिए, और जैसी पेमेंट आती थी वो खर्च कर देते थे। और अगर रिटायरमेंट आपका ख़राब हो जाता किसी इर्रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वजह से, तो सेव करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। इस पॉपुलर सेंटिमेंट के बाद ही, क्योंकि अमेरिका काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे लोग थे जो कि इन्वेस्ट करना चाहते थे अपने पैसे को, और क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा भी रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्ट भी करना चाहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गए 1970s में। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था वो रोज़ के 8 मिलियन शेयर्स प्रोसेस कर रहा था, और क्योंकि आज तो 6 बिलियन शेयर्स हर डे प्रोसेस करता है, पहले कोई भी चीज़ नहीं थी, मगर उस समय उनके पास कंप्यूटर या फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सके हर ट्रेड को। तो इसी वजह से उन्होंने 8 मिलियन शेयर्स हर साल मैनुअली करने पड़ते थे, और ये उनकी लिमिट थी। इसी वजह से 1968 में NYSE ने डिसाइड किया कि वो सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग फर्म खोलेंगे। इसका नाम होगा सेंट्रल सर्टिफिकेट सर्विस या फिर CCS जो था बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था सारे स्टॉक मार्केट को ऑटोमेट करने का। जो प्रेसिडेंट थे NYSE के उस समय, रॉबर्ट हैक, उन्हें प्रॉमिस किया कोड देके, वी आर गोइंग टू ऑटोमेट द स्टॉक सर्टिफिकेट आउट ऑफ बिजनेस बाय सबमिटिंग अ पंच कार्ड। और ना कि वो ओनरशिप स्टॉक सर्टिफिकेट के थ्रू रखते थे, बल्कि CCS ने सारे स्टॉक सर्टिफिकेट खुद के पास रखे ओनरशिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एक्सपेक्ट करा था कि प्रेवलेंस जो होगी स्टॉक सर्टिफिकेट्स की 75% कम हो जाएगी CCS से, मगर एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 2/3 जो ब्रोकर्स थे उन्होंने सर्विस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो थे बहुत सारे अट्रैक्टिव थे ब्रोकर्स के लिए, मगर वो CCS के कंप्यूटर्स को ट्रस्ट नहीं करते थे, तो ज़्यादातर ब्रोकर्स ने अपने पुराने तरीकों को ही इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद भी CCS ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में, और 1970s में CCS की सर्विसेज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच गई। उसी टाइम में हमने बैंकिंग एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री कमेटी या फिर बेसिक को क्रिएट होते हुए देखा था। बेसिक ने बैंकर्स और ब्रोकरेज को एक तरीका दिया प्रपोज करना रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि CCS फॉलो करे। बैंक्स और ब्रोकर्स ने बहुत सारे सालों तक इस पर बात करी और ऐसे इंस्टीट्यूशन किस तरह से बनाई जा सके, मगर 1973 में बेसिक के मेंबर्स ने एग्री हो गए कि किस तरह से वो CCS को एक तक कदम बढ़ा के DTC बना सकते हैं। जब DTC बना, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ऑन बोर्ड आए। इसके बाद जो ब्रोकरेजेस जिन्हें यूज़ नहीं करते थे CSS को, वो फिर भी यूज़ करना चाहते थे, मगर वो कि अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते थे किस तरह से वो स्टॉक सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस या तो बहुत ज़्यादा आलसी या फिर इतना ज़्यादा पेपर हैंडल नहीं करना चाहता। मगर जैसे ही बड़े बैंक्स और ब्रोकरेजेस ने DTC को इस्तेमाल करना शुरू किया, छोटे इंस्टीट्यूशन भी आने लग गए। बहुत सारी चीज़ें कूल थी इसमें, मगर किस तरह से DTC एग्जैक्टली काम करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था IOU कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में वीडियो की, मगर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब चाहे एक ब्रोकरेज या बैंक एग्री करता है DTC के साथ काम करने के लिए, जो DTC है वो इंस्टीट्यूशन के सारे स्टॉक सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को ले लेता है और अपने डेटाबेस में डालता है।
डीटीसी पहले से बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर्स ओन करता है वर्थ ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो इस तरह से मार्क करते हैं कि चेस के राइट्स है 10.4% डीटीसी के एप्पल शेयर के 12% के बजाय, और इसी तरह से गूगल के शेयर भी इसी तरह से। और हालांकि जब बाय और सेल ऑर्डर्स आते हैं पूरे दिन में, जो डीटीसी है टैलीज कर लेता है टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो को हर क्लाइंट्स की हर सिक्योरिटी पे, और दिन के आखिर में डीटीसी जो चेंजेस है नंबर्स के अपने डेटाबेस में कर लेता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है वो ट्रेडिंग डे पे। एग्जाम्पल के लिए चेस के स्टेक एप्पल में हो सकता है 10.2% गिर जाए और उनके स्टेक गूगल में 12.2% बढ़ जाए, मगर कोई भी स्टॉक सर्टिफिकेट जो है वो स्वैप नहीं होता और कोई भी पेपर ट्रेड नहीं होता। जो डीटीसी है सिक्योरिटीज़ को दिन के आखिर में सेटल करती है, और हर सिक्योरिटी जो है अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेती है प्रोसेस होने में अपनी टाइम सेंसिटिविटी के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शंस की एक्सपिरेशन डेट्स होती है, तो इसी वजह से एक बिजनेस डे में प्रोसेस हो जाते हैं। स्टॉक में वहीं पे 2 बिजनेस डेज लग जाते हैं, क्योंकि स्लोअर मूविंग एसेट्स है उनको 3 दिन लग जाते हैं जैसे बॉन्ड्स हो। अगर आपके पास क्रैश ब्रोकरेज अकाउंट है, आपको पता होगा सेटलमेंट टाइम्स के बारे में, और अगर एक बार स्टॉक को बेच देते हो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा आपके पैसे पाने के लिए। मगर बहुत सारे ब्रोकरेज अकाउंट में जो ब्रोकरेज है वो आपको मनी इंस्टेंटली दे देता है और वो रीइंबर्स कर देता है डीटीसी को अगले कुछ दिनों में। तो बहुत सारे स्टॉक बायर्स जो है कंप्लीटली अनअवेयर है सेटलमेंट टाइम के हिसाब से, मगर वहीं पे जो है बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहती, चाहे आप खरीदो या बाय करो। और इसी तरह से बाइंग और सेलिंग में बहुत ही छोटा पोर्शन होता है स्टॉक मार्केट का। ज़्यादातर लोग जो है अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं सालों या दशकों तक। तो क्या होता है जब स्टॉक्स को होल्ड करके रखा जाता है, वेल जो डीटीसी है अपने हर क्लाइंट को एक सर्टेन नंबर ऑफ राइट देता है। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट जो है उनके पास वोटिंग राइट्स रहे और उनके पास राइट टू यूज शेयर्स एज कोलेटरल रहे और राइट टू बाय एंड सेल ऑप्शन रहे जब कोई अंडरलाइन स्टॉक चलता है। तो जो डीटीसी है वो प्रोसेस करता है डिविडेंड पेमेंट्स को और इंश्योर करता है कि हर क्लाइंट जो है पेड आउट हो जाए अप्रोप्रिएटली। इन एसेंस में डीटीसी जो है बेसिकली टेक केयर करता है हर चीज़ का। और ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि वो बैंक प्रेफर करते हैं इसको बजाय कि ट्रेड करना बिलियंस ऑफ स्टॉक सर्टिफिकेट्स पर डे। ये सारी चीज़ें एक सवाल छोड़ जाती है कि आपका ब्रोकरेज या बैंक अभी भी डीटीसी के साथ एसोसिएट है, कैसे पता किया जाए। वेल अगर आप यूएस में रहते हो तो आंसर है इसका हाँ, अनलेस आप अपना पैसा किसी ऑफसिक्योर ऑफशोर बैंक में रखते हो। ये सर्टेनिटी होती है कि आपकी ब्रोकरेज और बैंक है डायरेक्ट डीटीसी के साथ काम करता है। जो डीटीसी है वो पब्लिकली पोस्ट करता है, सारे इंस्टीट्यूशन जिनके साथ वो काम करते हैं वो चेक कर सकते हो आप लिस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मगर जो सबसे ईजी है आइडेंटिफाई करने का एफिलिएशन डीटीसी के साथ, वो आप चेक कर सकते हो कि ब्रोकरेज क्या आपको ट्रांसफ़र अपना या दूसरे ब्रोकरेज के साथ अलाउ करता है। नहीं, ब्रोकरेजेस जो है वो अपने कंप्लीट नहीं करना चाहते ट्रांसफर्स मैनुअली अगर जब तक कंज्यूमर लीव नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास एबिलिटी है कि इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे ब्रोकरेज में, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज है इसका मतलब यही है कि सिंपली ऑफलोड करता है ट्रांसफरिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी डीटीसी को देकर। और क्योंकि आपकी ब्रोकरेज एसोसिएटेड है डीटीसी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको स्टॉक सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। और ये नियरली इम्पॉसिबल है ब्रोकरेजेस के लिए बहुत सारे रोड ब्लॉक्स लाना जितना वो ला सकते हो, और मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको ट्राई करो। मगर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए नॉवेल्टी के लिए या फिर किसी और के लिए तो आपने ब्रोकर से मांग सकते हो। स्टेट लॉ ये रिक्वायर करता है कि वो आपको सर्टिफिकेट देगा। ये जो प्रोसेस है वो महीने ले लेगी हालांकि, और आपको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स देने पड़ जाएंगे, मगर साथ ही साथ आपको बहुत घंटे उसमें फ़ोन में बात करनी पड़ेगी ब्रोकरेज के साथ। मगर आप सुपर परसिस्टेंट हो तो आपको मिल जाएगा वो, और ये भी बहुत जल्दी बदलने वाला है क्योंकि मैटर ऑफ टाइम है जब तक इम्पॉसिबल हो जाएगा स्टॉक सर्टिफिकेट लेना। यूके का एग्जांपल ले लेते हैं, स्टॉक सर्टिफिकेट जो है वो 2025 से नहीं मिलेंगे। ये चीज़ जो है किसी भी चिंताजनक नहीं है क्योंकि ये ओवरड्यू डिजिटलाइजेशन का पार्ट है इंडस्ट्री में, और जैसा कि आप गेस कर सकते हो इसके वजह से बहुत सारी कंस्पिरेसीज बन चुकी है डीटीसी के रिगार्डिंग। इससे पहले कि हम अपने टिनफॉल हेड्स पहन ले, चले डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेजिटिमेट कंसर्न सीड एंड को के। सबसे पहले तो जो शेयर वॉल्यूम ऑफ मनी सीड हैंडल करता है, ये पॉसिबल है कि अंदर का इंसान उसमें से पैसा चुरा लेता है। $1 बिलियन चुराना सीड से ऐसा होगा कि $1 चुराया हमने किसी के पास जिसके पास $54,000 हो। इसी तरह से $10 मिलियन चुराना ऐसा होगा कि 1 सेंट चुराया उसमें से। सीड के पास सिर्फ 12 डायरेक्टर और हाफ अ डजन एम्प्लॉयज़ है, तो थ्योरेटिकली इतना मुश्किल नहीं होगा इंसाइडर्स के लिए किस तरह से बहुत सारा पैसा चुरा सके वो। मगर ये हालांकि नहीं हो सकता, मगर केसेस जैसे बर्नी मैडॉफ को देख के ऐसा लगता है ये पॉसिबल है। और जो ज़्यादा सीरियस कंसर्न ये है कि इलीगल शॉर्ट सेलिंग की ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड और टेक्निकल है, मगर एसेंस में हेज फंड जो है लेवरेज कर सकते हैं डीटीसी के सेटलमेंट टाइम को और बोरोइंग प्रोग्राम को, इसके वजह से नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं जो कि इलीगल है। ये प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस की जा सकती है रेगुलेशन में चेंजेस लाकर, मगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आलसी है इन चीज़ों को करने में, और वो तब तक नहीं करेगी जब तक इससे कोई बड़ी दिक्कत
नहीं हो जाती। सो इसी बीच डीटीसी जो है अनइंटेंशनली इनेबल कर रही है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। और फाइनली जो तीसरा मेजर कंसर्न है कि बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है डीटीसी की वजह से, क्योंकि जो स्केल है जितना पैसे का डील करते हैं वो सारी एक्टिविटी जो है पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए थी और हेवीली नज़र रखनी चाहिए थी, मगर सिर्फ डीटीसी और उनके बैंकर क्लाइंट्स को एक्सेस है डीटीसी की डेली एक्टिविटीज़ में। और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है वो हालांकि कोई भी प्रिवेंट नहीं कर पाएगी वेल थॉट आउट स्कीम को चलने से, मगर कम कर देगी चांसेस को। एनीवे, अब कंस्पिरेसी पे है तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि सीड एंड को बिलियनर्स ने ओन कर रखा है पूरी दुनिया के, जो कि स्टॉक मार्केट को क्रैश करने में मदद करता है अपने फायदे के लिए। सीड एंड को एक प्राइवेट कंपनी और ऑफिशियली ओन करती है क्लाइंट्स के द्वारा, मगर कुछ बिलीव करते हैं कि क्लाइंट्स हैं एक्चुअली हैंडफुल पावरफुल फैमिलीज के लोग, ऐसे रॉकफेलर्स या फिर रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज। और जैसे ऐसा लगता है कि सॉर्ट अनवेरीफाइबल एविडेंस है कि ये फैमिली के स्टेक्स है कंपनी में, मगर उनके पास है भी, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग अमीर होते तो आप डायरेक्टली डीटीसी से डील करते इसके बजाय कि ब्रोकर्स के थ्रू जाना। एक और एविडेंस ये है कि प्रोपेल करता है कॉन्स्पिरेंसी को, ये है कि 1990s में जिम मैकनैफ एक डायरेक्टर थे डीटीसी के, उन्होंने मीडिया को बताया कि डीटीसी जो पहले कंट्रोल टेस्ट था 4 या 5 साल पहले किया गया था, जिसका मतलब ये था कि वो रेफर कर रहे थे ब्लैक मंडे को और स्टॉक मार्केट क्रैश 1987 को। ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरली हाईएस्ट होती है स्टॉक मार्केट क्रैशेस के दौरान, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है बहुत सारे इमोशनल होते हैं इस पीरियड्स में। 2007 में इंस्टेंस के लिए जो डीटीसी ने सेटल ट्रांजैक्शन करी थी 513 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, तो मुझे प्रिटी श्योर है कि जिम जो है इसी टेस्टिंग को रेफर कर रहे थे डीटीसी जो एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है इस वॉल्यूम को। मगर कॉन्स्पिरेटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो जिम ने एक्सीडेंटली स्लिप कर दिया था और एडमिट कर लिया था कि क्रैश उन्होंने किया था। और हालांकि डीटीसी अगर इंटरवेंट भी होती है बंच ऑफ हेड फंड जो मार्केट मैनिपुलेशन गेम्स है, तो मुझे पक्का यकीन है वो करते हैं। मगर क्या मुझे लगता है कि डीटीसी एक कंस्पिरेसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसलिए बना गया है कि वो क्रैश और पंप मार्केट कर सके? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर ये केस भी है तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए अच्छी चीज़ ये होगी कि हम इसको ना देखें। और मगर ये चीज़ जो है मैं वही सोचता हूँ, क्या आपको लगता है कि सीड और को कोई इस तरह ऐसी गलत कामों में लगे हुए? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपने कभी भी इस कंपनी के बारे में नहीं सुना, और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा, साथ ही हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।